हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारी ये 30 मिनट्स की सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज चली हुई है, जिसके आपकी इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से लीजिए। इसमें हम सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए सबसे महत्वपूर्ण हर एक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर की फॉर्म में आपको और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी को हम इस क्लास में, इस सेशन में कवर करते हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाता है और साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी इस पर 3rd क्लास है। तो 30 मिनट्स की टाइम हमारी सेट है। फटाफट से पूरी स्पीड के साथ बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की। तो आज की सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले ही नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से शुरुआत होने जा रही है। पहला प्रश्न क्या है कि सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध रहा है। जो आपका क्रिएटिविटी टेस्ट होता है उनमें कौन से भारतीय शामिल है जिनका प्रशिक्षण जो है जिनका परीक्षण जो है, जिनका टेस्ट जो है वो फेमस रहा। तो 2 नाम आते हैं, पहला है बाकर मेहंदी और दूसरा है पासी। ठीक है, बाकर मेहंदी और पासी, इनके टेस्ट के नाम क्या थे साथ साथ ये भी जानते हुए चलो। तो बाकर मेहंदी का जो टेस्ट है उसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखो, पहले तो BTCT, कई बार शॉर्ट फॉर्म से ही पूछ लिया जाता है। BTCT, बी से क्या है बाकर, और बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव या क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। पासी का अगर बात करें, पासी के टेस्ट की क्या शॉर्ट फॉर्म होगी इंग्लिश में, अगर बात करें PCT, पासी क्रिएटिविटी टेस्ट। दोनों ही भारतीय थे, इन दोनों का बहुत ही फेमस रहा सृजनात्मक परीक्षण या क्रिएटिविटी टेस्ट, ये दोनों ही भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा और कौन कौन से क्रिएटिविटी टेस्ट हुए जो कि फेमस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय नहीं है लेकिन फेमस है। बात करती हूँ पहला GMCTCS। ठीक है, ये टेस्ट किसने इस टेस्ट को दिया, तो ये गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड, जी से क्या बनेगा गिलफोर्ड और M से बनेगा मैरीफोर्ड। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, गिलफोर्ड और इनकी वाइफ मैरी फोर्ड या मैरी फील्ड, कुछ इस प्रकार से इनका नाम था। ठीक है, मैरी से याद रख लीजिएगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और गिलफोर्ड एंड मैरी फोर्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद बात करें एक और परीक्षण का नाम आता है TTCT, ये भी क्रिएटिविटी टेस्ट है। कई बार पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिव टेस्ट सृजनात्मक परीक्षण नहीं है, तो आपको कोई और दे देगा उसके स्थान पर। तो आपको पता होना चाहिए BTCT, PCT और GMCTCS यानी गिलफोर्ड मैरीफोर्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, और TTCT से मतलब है, T से बनेगा टॉरेंस। ठीक है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये हो जाएगा। तो ये 4 परीक्षण के बारे में हमने बात की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के और किस किस ने उनको क्या किया दिया, इन टेस्ट को क्रिएट किया। आगे बात करते हैं, स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है G कारक, G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, जो सामान्य रूप से शामिल होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुद्धि के अंतर्गत सामान्य योग्यता का कारक कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था। जो सामान्य योग्यता का कारक बताया था, ये बताया था स्पीयरमैन ने। अभी तो देखा हमने ऊपर, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ठीक है, बिल्कुल स्पीयरमैन ने जी कारक के बारे में बताया था, सामान्य कारक के जनरल फैक्टर के बारे में बात करी थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत फेमस सिद्धांत है स्पीयरमैन का, द्विकारक सिद्धांत या 2 तत्व सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें 2 फैक्टर होते हैं, कल भी बताया था, GF और SF। GF से मतलब सामान्य फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, SF से स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। तो ये 2 कारक होते हैं। स्पीयरमैन कहाँ का था, इंग्लैंड का था। ठीक है, ये याद रखिए। और 2 फैक्टर में इसने जो हमारा बुद्धि होती है उसको 2 फैक्टर में इसने बांटा था। आगे बात करते हैं बुद्धि का वैज्ञानिक मापन
बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया था एल्फ्रेड बिने ने। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये होता है IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी आवश्यकताएं होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, जीन पियाजे की चारों संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताओं या अवस्थाओं के नाम बताओ जल्दी से। वो चार कौन कौन सी है? चारों अवस्थाएं जल्दी से फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जल्दी से याद करो। इसकी एक ट्रिक है इनको याद रखने की, SPCF। ठीक है, याद रखना SPCF, यही मिलेंगे। हिंदी में नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में आपको यही नाम देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, तो देख लेना। जहां भी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पूछे तो ये चार अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एस से क्या बनेगी? सबसे पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। दूसरी आएगी, इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर लास्ट स्टेज आपकी आती है फॉर्मल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का जो टाइम रहता है वो कितना रहता है आपका? जन्म से 2 वर्ष तक। फिर प्री ऑपरेशनल में बच्चे का जो समय होता है या उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट में 7 से 11 हो जाती है और फॉर्मल में 11 के ऊपर सभी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे ने इन 4 स्तरों में बच्चों को बांटा है। इन 4 आप कह सकते हैं अवस्थाओं में बच्चों को बांटा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। और आगे बढ़ते हैं, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? तो अभी अभी तो हमने जाना संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बांटा है इन्होंने। यहाँ पूछा है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी जो सबसे लास्ट वाली प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको आप कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या प्राक संक्रियात्मक। एक तो पूर्व संक्रियात्मक हो गई, प्री ऑपरेशनल, है ना। और शायद यहाँ यही लिखा है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको यही है, ये पूर्व संक्रियात्मक या प्राक भी इसको कहते हैं। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? उसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, सेकंड स्टेज होती है SPCF में P वाली प्री ऑपरेशनल, उसको पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी हम हिंदी में कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा देखने को। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? लास्ट वाली F से जो डिनोट करते हैं, तो 11 वर्ष से ऊपर वाली स्टेज आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभी अभी हम संज्ञानवादी सिद्धांत की ही बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको किसने दिया? पियाजे ने। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? कि बच्चा किसी भी कार्य करने में मोटिवेट है, तो वो कैसे होगा? जब उसको उस कार्य करने में रुचि होगी, उसकी अपनी रुचि होगी, तभी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा का उदाहरण बन पाएगा या मोटिवेट हो पाएगा आंतरिक रूप से। ठीक है, ना कि किसी बाहरी कारक की वजह से। आगे बात करते हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश जाना जाता है। जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है उनको दैहिक या फिजिकल नीड्स कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल नीड्स से मतलब खाना पानी रोटी कपड़ा मकान, ये सब आ जाएगी इसमें दैहिक आवश्यकताओं में, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो ये जो आवश्यकताओं के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये 5 तरह की आवश्यकताएं बताई थी। किसने बताई थी? अगर बात करें, ये भी पूछ लिया जाए तो अब्राहम मैस्लो ने बताई थी नीड हिरार्की थ्योरी। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने इन नीड्स के बारे में बताया था।
ठीक है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, और सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता भी इसी को कहा जाता है, दैहिक आवश्यकता को, ठीक है। मूल आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको नाम दिया गया, या मानवतावादी सिद्धांत भी इस सिद्धांत को नाम दिया गया, जिस सिद्धांत को किसने दिया था, जनक कौन था, अब्राहम मास्लो था। इसने बताया कि 5 प्रकार की हमारी नीड होती है। सबसे पहले तो हमारी दैहिक आवश्यकताएं होती है, यानी सबसे पहले हमको हमारी भूख प्यास खाना पीना इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और सबसे सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी होती है, एक तो पहली पता हो आपको, तो पहली तो होगी दैहिक, और 5वें नंबर की जो सर्वोच्च होती है वो कौन सी होती है, हमारी आत्म सिद्धि, ठीक है, आत्म सिद्धि। तो ये हमारी सबसे लास्ट क्या होती है, नीड होती है। जब हम अपनी जो जीवन होता है, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं, कि भैया जब हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके होते हैं तो हमें फिर आत्म सिद्धि चाहिए। तो ये सबसे सर्वोच्च आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत था वो किसने दिया था, थ्रस्टन ने दिया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, टर्मेन के अनुसार 90 से 110 के बीच की बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आएंगे, तो सामान्य बालक की श्रेणी में। कई बार आ चुका है ये, इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से, इसीलिए रिपीट हो रहा है। मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू टेस्ट करने पर कितना आता है, तो 70 से कम वाले सारे मंदबुद्धि बालकों का आईक्यू टेस्ट कितना आएगा, 70 से कम। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत हर निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना ही होगा, तो 25% सीट जो है वो आरक्षित रहती है गरीब बच्चे के लिए, ठीक है। RTE एक्ट के तहत हर एक निजी विद्यालय में 25% सीटों पर आरक्षण होता है। आगे बात करते हैं, ब्रेल लिपि का उपयोग किसके अध्यापन के लिए होता है, भैया ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं हम जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल पुस्तकें वे नहीं पढ़ सकते, देख नहीं सकते, तो वो उनको टच करके उन पुस्तकों पर उभरे हुए अक्षर लिखे हुए होते हैं, तो वो उनको टच करके फील करके उनको पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ब्रेल लिपि का जो अध्यापन है उन्हीं के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन, जो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम मिलेंगे अलग अलग जगह पर आपको, तो लेविन ने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत, फील्ड थ्योरी लेविन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाएगा, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है, कानून है, अगर बच्चा उनको फॉलो नहीं कर रहा है, उनके विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको बाल अपराधी कहते हैं, ठीक है, बाल अपराधी कहते हैं। नवोदय विद्यालय बने हैं ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमिल नामक किताब जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख है, ये किस लेखक ने लिखी थी, तो रूसो की पुस्तक है ये एमिल, जिस पर इन्होंने इस बच्चे पर पूरा का पूरा अपना क्या किया, अध्ययन किया और अपने सिद्धांत बताए। तो एमिल नामक किताब जो है किसने लिखी थी, रूसो ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है कहीं में, पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेट करने में, चलने में, फिरने में, तो डिसलेक्सिया में होती है पढ़ने में, ठीक है, डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी परेशानी होती है। सुजाता मैम बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं किसके लिए, तो सुधार गृह या सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं बाल अपराधियों के लिए, ठीक है, बाल अपराधियों के लिए, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों को फॉलो नहीं करते, उनके विरुद्ध कार्य करते, उनको बाल अपराधी कहते हैं, उनको सुधारने के लिए बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, दल शिक्षण विधि की शुरुआत किसने, कहाँ दल शिक्षण विधि की शुरुआत हुई थी, अमेरिका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस विधि के छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो निगमनात्मक विधि में, ठीक है, इसमें नियम पहले बताए जाते हैं, इसको याद रखिए, नी पहले आया तो यानी नियम पहले बताए जाएंगे, नियम, और बाद में क्या बताए जाएंगे, उदाहरण,
लेकिन अगर यहाँ आगमनात्मक विधि होती तो पहले उदाहरण आ जाता, फिर उसके बाद नियम बताए जाते। ठीक है, इसको याद रखना, पूछी जाती है। और आगमन और निगमन विधि किसने दी थी, तो ये भी याद कर लो साथ के साथ, जब नाम आ ही गया है तो अरस्तु महोदय ने दी थी, दोनों की दोनों ये विधियां। आगे बात करते हैं, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है, हम जान चुके हैं। बाल विकास में सहायक होता है क्या, वंशानुक्रम या वातावरण, आप बताएंगे दोनों होते हैं। आपको ऑप्शन में मिलेगा खाली ये बी की खाली वंशानुक्रम या केवल वातावरण, लेकिन आपको लगाना है ऑप्शन कौन सा जिसमें दोनों दिए गए होंगे। आगे बात करते हैं, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक विकास को आप क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे आप सिर पदाभिमुख अनुक्रम, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। यानी जब बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होते हैं, सिफेलोकाउडल भी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या प्रोक्सिमो डिजिटल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का सिर से लेकर पैर की तरफ विकास होता है, पहले सिर का फिर धड़ का। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, सिर से बच्चे के और पैर की ओर विकास होता है। तो ये आपने देख लिया, इसको शिरोन्मुखी विकास की दिशा भी कहते हैं, ये विकास के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। तूफान की अवस्था किसको कहा है, किशोर अवस्था को किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने, स्टैनले हॉल ने। आगे बात करते हैं, विकलांग बालक से हम समझते हैं ऐसे बालक जो शारीरिक रोग से ग्रस्त हो। ठीक है, शारीरिक रोग से ग्रसित हो, उनको क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं, जिनको शारीरिक कोई ना कोई क्या हो, परेशानी हो। आगे बात करते हैं, हकलाने का कारण क्या है, तो हकलाने के कारण दो हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। या तो वो बच्चा डर की वजह से नहीं बोल पा रहा है, कोई मनोवैज्ञानिक ऐसा कारण है, या फिर शारीरिक रूप से उसके गले में कोई परेशानी है, लिप्स में कोई दिक्कत है, जीभ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हकलाने का कारण वो हो सकता है। आगे बात करते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम कार्य करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, कल भी बताया था मैंने आपको, फ्रांसिस गाल्टन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने व्यक्तिक विभिन्नता पर सबसे पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो ये अभिक्षमता का मतलब होता है उसमें वो कुशलता अर्जित करने की योग्यता है। आगे बात करते हैं, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो हर्बर्ट महोदय है उनके द्वारा जो पाठ योजना उपागम के चरण बताए गए हैं, उनको सही क्रम में आपको लगाना है। हालांकि यहाँ लगाए हुए आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में पूछेगा कौन सा क्रम सही है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर पर क्या आएगा, प्रस्तावना। ठीक है, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और सबसे लास्ट में अनुप्रयोग। ये हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना के उपागम है, चरण है। क्या क्या, सबसे पहले तो प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करना, फिर सामान्यीकरण, फिर उसका अनुप्रयोग। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, याद करो अभी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा। कितने स्टेप है, तो 5 स्टेप है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, मानसिक उद्वेलन विधि की विशेषता होती है। मानसिक उद्वेलन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग किसका हिस्सा है, ये आपकी क्रिएटिविटी का या सृजनात्मकता का हिस्सा होता है। आपकी क्रिएटिविटी का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है मानसिक उद्वेलन। विधि की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ती है ब्रेन स्टॉर्मिंग से, मानसिक उद्वेलन विधि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या आएगा कि अध्यापन और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। अध्यापन और मनोविज्ञान का संबंध है तो है क्या दोस्तों, मनोविज्ञान जो है वो अध्यापन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है मनोविज्ञान, नहीं तो क्या आवश्यकता होती भाई। मनोविज्ञान आपको इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आप समझ सके बच्चे का नेचर कैसा होता है, किस स्टेज में उसको कौन सी विधि से पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चे को समझे कि उसको क्या परेशानी है, इसीलिए तो आपको मनोविज्ञान सिखाया जा रहा है,
पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अध्यापन की क्रिया को और प्रभावशाली तरीके से फॉलो कर पाए जा करके अध्यापक बनने के बाद। तो और मेरी उम्मीद भी है आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे हैं, अपने जीवन से जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों को, और आप एक बहुत बेहतर शिक्षक बनने वाले हैं। आप सभी को सलाम है मेरी तरफ से। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जो इस समय पर आकर के बहुत ही हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, और दोस्तों आप बिल्कुल सफल होने वाले हैं। मेरी आप सभी के साथ बहुत सारे शुभकामनाएं। आपको बस मोटिवेट रहना है और अपने आप पर भरोसा रखना है कि मैं कर ले जाऊंगी या मैं कर ले जाऊंगा, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा करो जब तक हो सके। आगे बात करते हैं, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। भैया एक अध्यापक जो है वो अच्छा अध्यापक तभी कहलाएगा, वो प्रभावशाली अध्यापक तभी कहलाएगा कि भाई ये अध्यापक में कुछ बात है। कब कहेंगे आप? जब वो छात्रों को मानसिक रूप से उस पाठ्य वस्तु में, उस पाठ्य शिक्षण अध्ययन सामग्री में शामिल कर पाएगा, वही एक अध्यापक प्रभावशाली अध्यापक कहलाएगा। अगर वो मानसिक रूप से बच्चों को बस बैठे हैं बच्चे कक्षा में, ध्यान उनका कहीं और है, वो सीख नहीं रहे हैं, तो फिर अध्यापक किसी काम का नहीं है वहां पर। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक वही होगा जो बच्चों को सक्रिय रख पाए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी। ठीक है, अलग अलग क्रियाएं उनसे करवाता रहे। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण भाई मूल्यांकन ही तो होगा। फिर आप देखेंगे जो शिक्षण के उद्देश्य आपने निर्धारित किए थे वो किस हद तक सफल हो पाए हैं, उनके लिए आपको मूल्यांकन का स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अंतिम चरण होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है कौन सी विधि में? तो आगमन विधि में। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं बच्चों को। उदाहरण कौन से दिए जाएंगे? बच्चों से रिलेट करते हुए, जिनको बच्चे जानते हैं उस वाली नॉलेज से जिसको वो नहीं जानते हैं, उस अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सिद्धांत लागू होता है वो आगमन विधि में होता है। याद रखिएगा, किसने दी थी आगमन विधि? अरस्तु ने। निगमन विधि भी अरस्तु ने ही दी थी। जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाए वो विधि कौन सी है? ऐसे भी प्रश्न इससे बनता है, तो आप याद रखेंगे आगमन विधि कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है। जो प्रयोगात्मक विधि होती है, आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है, उसमें अध्यापक केवल और केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और बाकी बच्चे अपने आप से सारी एक्टिविटीज करते हैं। सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका अध्यापक जो है वो निभाता है। आगे बात करते हैं, आरटीई का कानून बना है उन आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के होते हैं। उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संविधान में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में। आगे और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताओ, सुबह ही बताया था आपको, जल्दी से बता दो मुझे। और संविधान के कौन से भाग में है ये भी बता दो। आगे बात करते हैं, थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है। जो थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी होती है वो क्या कहलाती है? वो सम अंतराल मापनी कहते हैं उसको। थ्रस्टन की मापनी का नाम क्या है? सम अंतराल मापनी। ठीक है, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है अगर ये आप जानना चाहें? एटीट्यूड को कहते हैं। अगर इंग्लिश में जानना चाहे आप इसका अर्थ अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है उसको आप क्या कहेंगे? भाई एक बच्चा है वो अपनी कक्षा का कार्य नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। जो अपनी कक्षा का एक कक्षा का अगर कोई बालक औसत कार्य नहीं कर पा रहा है जो उसको कर लेना चाहिए था, वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूंग के अनुसार जो व्यक्तित्व का विभाजन किया गया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी में, तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो रुचि किस में रखते हैं? स्वयं में।
उनको मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो स्वयं में मग्न रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं CAT। CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट कल ही बताया था, जल्दी से बता दो किसने तैयार किया था। एक तो ये अब, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी CAT किसके लिए तैयार किया गया था, तो 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। लेकिन आपको बताना है CAT जो कि मैंने मॉर्निंग में शायद या कल बताया था, CAT प्रशिक्षण जो है किसने तैयार किया था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा आप कितना कॉन्शियस होकर उसके क्लास में बैठते हो, सुनते हो चीजों को। जल्दी से बताओ किसने तैयार किया था CAT टेस्ट। आगे बात करते हैं बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। बहुत बार आप पूछ सके हैं, आपसे पूछ चुकी हूं मैं। एक तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिआयामी मॉडल, सॉरी, द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने, और त्रिआयामी मॉडल का प्रतिपादन किया था बुद्धि के गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा भी गिलफोर्ड ने ही दी थी। ठीक है, याद हो जाएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता बच्चे में आ जाती है। तो जब वैज्ञानिक तर्क बच्चा देने लगता है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो आखिरी स्टेज होती है, कौन सी F से डिनोट करवाई थी मैंने आपको, ट्रिक बताई थी। तो लास्ट वाली स्टेज F से, यानी फॉर्मल स्टेज जो थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। 11 से ज्यादा वाली उम्र के बच्चे जो है वो वैज्ञानिक तर्क देने लगते हैं, परिकल्पना का निर्माण करने लगते हैं। किसके अनुसार? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया, उसके अनुसार। ये अवस्था आपको कल सिखाई थी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास हो जाता है जिसमें अनुत्कर्मण्यता होती है? वो कौन सी अवस्था है, यानी जिसमें बच्चा क्या, वो सीख जाता है कि अगर ये एक बड़ा ग्लास है और ये एक छोटा ग्लास है, ठीक है, और बड़ा ग्लास कम भरा हुआ है, और इसी का जो दूध है वो हमने इस छोटे ग्लास में डाल दिया और छोटा ग्लास पूरा भर गया है, तो उसको लगता ये है कि जो ऊपर तक भरा है इसमें ज़्यादा है, भले ही वो उतनी क्वांटिटी हो। ठीक है, लेकिन अनुकर्मण्यता का मतलब ये होता है कि बच्चा ये अंतर ना समझ पाए कि भाई इनमें जो है समान ही दूध था। ठीक है, भले ही वो इसमें डाल दिया है, लेकिन इसी प्रकार से इसका आयतन भी तो कम है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अगर आपने मान के चलो एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर बनाने के बाद आपने उसकी ये हट बना दी, और बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ स्क्वायर कहाँ है, तो बच्चा नहीं पता कर पाएगा कि स्क्वायर तो अभी भी यही है। ठीक है, तो ये पलटावीपन उसमें नहीं हो पाता, बच्चा शुरुआती बिंदु पर लौट नहीं पाता है। इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। ये कौन सी अवस्था में आता है, तो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ये उसका महत्वपूर्ण गुण है। और यहाँ से आपके यूपी टेट में न जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बच्चा पहले वाले बिंदु पर जो है वो वापस नहीं लौट पाता एक बार आगे बढ़ने के बाद। ये कौन सा गुण है 2 से 7 वर्ष की उम्र का? अविलोम्यता या अनुत्कर्मण्यता का, या पलट न सकने का, या पलटावीपन, इसी के नाम है। आगे बात करते हैं, फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उनका नाम है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, इदम अहम और परम अहम, आईडी ईगो सुपर ईगो, इसने इनमें विभाजन किया है। ठीक है, ऊर्जा का वितरण किया है। तो और मन की तुलना बर्फ के एक टुकड़े से किसने की? फ्रायड ने की। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वो किसको माना जाता है? जल्दी से बता दो, फटाफट से आंसर करो। किंडरगार्टन के जनक किसको माना जाता है? आपके फ्रोबेल महोदय को। ठीक है, फ्रोबेल महोदय को पूछा जाता है प्रश्न। आगे चलते हैं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए वर्ष भर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना क्या कहलाती है? दोस्तों, वर्ष भर के लिए जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना जो है वो वार्षिक योजना कहलाएगी। ठीक है, वर्ष भर के लिए योजना बनी है तो वार्षिक योजना कहलाएगी। अंतिम हमारा लास्ट पॉइंट है आज का 4H यानी हेड, हर्ट, हेड और हैंड, हर्ट, हेड तथा हेल्थ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? 4H की अवधारणा किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी 4H की अवधारणा। हेड, हर्ट, हैंड और हेल्थ। ठीक है, ये चारों हो गए आपके। और इसी के साथ आपकी ये आज का सेशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। आपको कैसे लगा ये सेशन?
आपको अच्छे लगे प्रश्न आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रिवीजन में अपना जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, अब लास्ट टाइम है गाइस, और बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। बी पॉजिटिव, फुल एनर्जी के साथ रिवीजन करिए दबा के बहुत बढ़िया तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।